दिमाग में कुछ गड़बड़ चल रहा है, जी। ये पता कैसे चलता है? ब्रेन एन्यूरिज्म जो है वो आज की बीमारी नहीं है, ये जिसको हम कहते हैं एक सिंपल हिंदी लैंग्वेज में गुब्बारे की तरह वो फुलावट आ जाती है। एवीएम जो है बहुत अनकॉमन है, बहुत कॉमन नहीं है। अगर मैं आंकड़ों की बात करूं, हार्डली 1 से 2 मतलब 1 लाख में 1 से 2 लोगों को ये एवीएम होता है। 1 लाख 1 लाख में से 1 से 2 लोगों को एवीएम होता है। लोगों की एक धारणा है, गलत मिथ है कि जिसको भी ब्रेन ट्यूमर हो गया वो डर जाता है कि नहीं मेरे को ब्रेन ट्यूमर हो गया, जबकि मैं बताना चाहता हूँ 70 to 80% ट्यूमर जो ब्रेन ट्यूमर होते हैं वो बड़े बेनाइन ट्यूमर होते हैं। जो रात में अचानक से नस जैसे खींचने लगता लगती है है। कि हाँ, वो पैरों की। पेन ऐसा होता है कि लगता है गए अब तो। सो इसको हम लोग बीमारी को रेस्टलेस लेग सिंड्रोम कहते हैं। पर्सनैलिटी ट्रेट्स कभी भी इस पे डिपेंड, ये कि मिथ है लोगों को कि Okay. पर्सनैलिटी ट्रेट्स डिपेंड करती है कि राइट ब्रेन है लेफ्ट ब्रेन है। ये जो भूलने की आदत है, क्या ये जेंडर स्पेसिफिक कुछ होती है कि लड़के ज्यादा भूलते हैं लड़कियों के मुकाबले? देखिए ऐसा है कि जो भूलने की प्रॉब्लम है जिसको हम फॉरगेटफुलनेस कहते हैं, कई टाइप्स के होते हैं। जब भी आप गूगल पे डालो कि हाँ हम भूल रहे हैं या भूलने की दिक्कत है, वो एक गूगल हमेशा सामने ले आके डिमेंशिया। बॉडी में सेंसेशंस होती हैं जैसे सनसनाहट, जी। तरतराहट, झरझराहट, सब आपने बता दिया उस जी। सब के बारे में। आज हमारे साथ हैं रिनाउंड न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर कुणाल बेहरानी। वेलकम टू स्विच सर। थैंक यू। हाउ आर यू? आई एम गुड। ओके। अच्छा, इंसान की फितरत होती है कि जी। कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों से वो भागता है, जी बट यू चोज टू स्टडी द ब्रेन, मतलब जी। सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ बॉडी जी की। जी। तो क्यों आपने ये चुना? देखिए ऐसा है कि डेफिनेटली जब हम लोग मेडिकल स्कूल में जब एंट्रेंस लेते हैं, एंट्री करते हैं, तो हमारे पास कई स्पेशलिटीज़ आती हैं। तो विद टाइम हमें रियलाइज़ होता है कि ब्रेन, हार्ट, लंग्स, किडनी सारी स्पेशलिटीज़ होती हैं। बट डेफिनेटली मेरा जो इंटरेस्ट ब्रेन में इसलिए गया क्योंकि जब हम लोग पेशेंट्स को देख रहे थे अपने मेडिकल कॉलेज के दिनों पे, तो एक न्यूरोलॉजी पेशेंट्स ऐसा होता है जो आई थिंक जो उसकी बीमारी है, जो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी है, वो सबसे बहुत अलग होती है। और इनफैक्ट ये स्पेशलिटी ऐसी स्पेशलिटी है जब आप एक पेशेंट को आप ट्रीट करते हो, उसकी प्रॉब्लम को ट्रीट करते हो, तो क्योंकि उसके ट्रीटमेंट ये उसकी प्रॉब्लम्स एक दिन की नहीं होती, इसकी प्रॉब्लम्स काफ़ी दिनों की होती है। तो विद टाइम जब हमने रियलाइज़ देखा जब मैंने कि इस पेशेंट को अगर आप एक पेशेंट को ट्रीट करते हो तो उसकी जो फीलिंग्स हैं या उसके रिएक्शंस हैं वो किस हद तक दिखते हैं। तो खासकर जब पढ़ाई करनी शुरू की, देखा कि हाँ इतना कॉम्प्लेक्स है, पता चला, देखा पेशेंट्स के साथ पढ़ाई की, तो एक वो ट्रिगर आया कि डेफिनेटली कुछ हटके करना चाहिए। तो डेट वाज द रीज़न कि हमने फिर मैंने जो है न्यूरोलॉजी स्पेशलिटीज़ को मैंने अपनी एजुकेशन आगे बढ़ाई। दिमाग में कुछ गड़बड़ चल रहा है, जी। ये पता कैसे चलता है? सो कई बार ना बहुत कॉमनली हम लोग देखते हैं कि कॉमन लेमैन में लोगों को पता हो जाता है, ठीक है, अगर सिर दर्द है, पेन हो रहा है बॉडी में, सिर दर्द है या फिर हाथ पाँव में कोई कमज़ोरी आ रही है, झंझनाहट हो रही है, पैरालिसिस, लकवे हो गए, ऐसे पेशेंट्स को कई बार लोगों को पता चल जाता है कि हाँ हमें न्यूरोलॉजिस्ट से मिलना है, हमें उनके पास जाना है। अगेन थैंक्स टू डिजिटल वर्ल्ड कई बार बहुत लोगों में अब अवेयरनेस आने लगी है कि कहाँ पे जाना है, किस डॉक्टर से मिलना है। बहुत कॉमनली हम लोग एक और चीज़ देखते हैं, कई बार हमारे आई सिम्टम्स के लोग पेशेंट्स आते हैं कि डबल दिख रहा है, धुंधला दिख रहा है, लोगों को चेहरे में पेन हो रहा है। तो ऐसे लोग डायरेक्ट ना के कई बार जो है इनडायरेक्टली डॉक्टर से रिफर होते हैं। हाँ, एग्जैक्टली। आई जी। थिंक न्यूरोलॉजी एक फील्ड ऐसी है कि जी। मोस्टली लोग पहले जैसे अगर आंख में कुछ प्रॉब्लम है, आंख के पास आई के पास आई जाते हैं, स्पेशलिस्ट करेक्ट के पास जाएंगे, करेक्ट। उसके बाद वहां से रेफर किए जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये हाँ। जानना कि हमारी बॉडी का कोई भी, चाहे चाहे वो आई से रिलेटेड हो, चाहे वो फेस से रिलेटेड हो, जब नर्व्स की हम बात करते हैं, अल्टीमेटली कंट्रोलर दिमाग होता है, वहीं से सारी नर्व्स पे कंट्रोल होता है, चाहे वो आंखों की रोशनी हो, चाहे वो हमें बोलते हैं कि हम स्मूथली हमें दिखाई दे, हम जो बोल रहे हैं, हमारी हमारी सेंसेशन, जो हम बोलते हैं 5 सेंसेस, हमारी सुनने की क्षमता, देखने की क्षमता, टेस्ट की क्षमता, टच करने की क्षमता, ये सारा कंट्रोलर हमारा दिमाग है। तो कहीं पे भी यूजुअली कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं, खासकर सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो बड़े वेग से सिम्टम्स हैं, अल्टीमेटली उसका कनेक्शन ब्रेन से होता है। सलमान खान ने जी आके बता दिया कि उन्हें ब्रेन एन्यूरिज्म जी नाम की जी, एक बीमारी है। कंडीशन है, जी। एक बीमारी है। ब्रेन एन्यूरिज्म जो है वो आज की बीमारी नहीं है, वो बहुत लंबे टाइम से हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग देखते हैं, पेशेंट्स बहुत देखते हैं ब्रेन एन्यूरिज्म। सो ब्रेन एन्यूरिज्म ऐसी बीमारी होती है बेसिकली जो ब्रेन की ग्रंथियां हैं, वेसल्स हैं, जो दिमाग के अंदर होती हैं, उनकी जो वॉल होती है, उनकी जो परत होती है, उसमें फुलावट आ जाती है, जिसको हम कहते हैं एक सिंपल हिंदी लैंग्वेज में गुब्बारे की तरह वो फुलावट आ जाती है। अब ये ब्रेन एन्यूरिज्म कॉमनली हम लोग कुछ स्पेसिफिक साइट्स ऑफ ब्रेन में हम देखते हैं, खासकर वहाँ देखते हैं जहाँ पे जो ग्रंथियां हैं दिमाग की, जब वो डिवाइड हो रही है, मतलब दो आर्टरी जब डिवाइड हो रही है, खासकर उस जगह पे ब्रेन की ग्रंथियों में एन्यूरिज्म बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अच्छा। अब सबसे इंपॉर्टेंट जानना है, केवल नाम से ना डरें, एन्यूरिज्म से ये इंपॉर्टेंट है जानना कि एन्यूरिज्म अगर किसी को है तो ये इंपॉर्टेंट है जानना कि उसके सिम्टम्स हैं कि नहीं है पेशेंट को, हाँ। और अगर हैं
तो फिर वो साइज क्या है एन्यूरिज्म का। तो हम्म केवल और केवल एन्यूरिज्म से हम डराते नहीं है, हमें हम्म बहुत सी चीज़ें देखनी होती हैं कि हम्म एन्यूरिज्म से कोई सिम्टम्स पैदा हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर एन्यूरिज्म है तो उसका साइज क्या है, किस लोकेशन में है, दिमाग के आगे हिस्से में है, दिमाग के पीछे हिस्से में है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब जानना, बिकॉज एन्यूरिज्म को ट्रीट करना है कि नहीं करना है, सब चीज़ डिपेंड करता है कि सिम्टम्स क्या है और पेशेंट के किस जगह पे वो एन्यूरिज्म बैठा हुआ है। तो क्या सिम्टम्स होते हैं? यूजुअली एन्यूरिज्म के जो सिम्टम्स होते हैं, अगर हम माइल्ड सिम्टम्स की बात करें हम्म, तो कई बार लोगों को दिखने में दिक्कत होने लगती है, धुंधलापन होने लगता है, अच्छा हेडेक्स होते हैं, ओके कई बार डबल दिखने लगता है। हम्म और एन्यूरिज्म के कुछ गंभीर सिम्टम्स भी होते हैं, जैसे पेशेंट बेहोश हो सकता है, हम्म दौरे आ सकते हैं। ये ऐसे के सिम्टम्स एन्यूरिज्म में दिखते हैं। अब कुछ कॉम्प्लिकेशंस एन्यूरिज्म में होती हैं, जैसे कि अगर एन्यूरिज्म मतलब क्योंकि वो खून का गुच्छा है, हाँ अगर वो फट गया तो ओके अगर फट गया तो उससे ब्लीडिंग हो जाती है दिमाग के अंदर, अच्छा जिसको हम हेमरेज कहते हैं। ओके टिपिकल हम लोग जिसका नाम देते हैं सबअरेक्नॉइड हेमरेज। राइट अब ये एसएएच ऐसी बीमारी होती है जो सिम्टम्स हल्के भी हो सकते हैं, सीवियर भी हो सकते हैं। हल्के में जैसे ऐसा दर्द, ऐसे भी पेशेंट्स होते हैं जो अचानक से एन्यूरिज्म फटने की वजह से हमारे हॉस्पिटल्स में आते हैं, इमरजेंसी में आते हैं, जिसमें मरीज अगर एन्यूरिज्म फट गया तो ब्लीडिंग हो जाती है। इतना तीव्रता वाला दर्द जो आज तक कभी किसी को दर्द हुआ ना हो, सिर दर्द हो, ऐसे मरीजों को एन्यूरिज्म ब्लीड हो जाती है। ये एक सिम्टम होता है। ओके या सीधे सीजर दौरे के साथ आए, बार बार किसी को दौरे पड़ रहे हैं, कई बार हम देखते हैं कि वहाँ पे एन्यूरिज्म लीक हो गया, फट गया ब्लीडिंग होने की वजह से। कई बार पेशेंट कोमा स्टेट में आता है, कई बार पैरालाइज स्टेट में आता है। तो ये ऐसे सिम्टम्स होते हैं जब एन्यूरिज्म ब्लीडिंग की वजह से होते हैं। लेकिन ज़्यादा कॉमन सिम्टम्स एन्यूरिज्म ब्लीडिंग की तेज सर दर्द फटने वाला। इसलिए मैं हर बार बोलता हूँ कि कभी भी तेज फटने वाला सर दर्द हो, कभी वो इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो एन्यूरिज्म भी हो सकता है, एन्यूरिज्म ब्लीडिंग की वजह से हो सकता है। ओके इसका कुछ एज से कनेक्शन होता है या जेंडर स्पेसिफिक देखिए, कुछ होता है? डेफिनेटली एज से कनेक्शंस होते हैं। एन्यूरिज्म हम Okay. लोग कॉमनली देखते हैं बिटवीन 40 टू 60 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप में, Okay. 40 से 60। फीमेल्स में हम ज़्यादा देखते हैं कंपेयर टू मेल्स, लेकिन Oh. ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं है। बट डेफिनेटली ऐसा जेंडर क्यों कुछ होगा? कंडीशंस होती हैं, कुछ हार्मोनल कंडीशंस होती हैं जिसमें फीमेल्स में हमें मिलते हैं, मेल्स में। लेकिन कई बार हम लोग एज के साथ बोलते हैं कि दोनों में जेंडर बराबर दिख जाते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कुछ, जैसे कि फैमिली हिस्ट्री। अगर किसी की फैमिली में किसी को एन्यूरिज्म है, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव, चाहे वो उनके ब्रदर हो, सिस्टर हो, पेरेंट्स हो, उनमें एन्यूरिज्म होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है जानना कि अगर आपकी फैमिली में हिस्ट्री में अगर एन्यूरिज्म है तो आपको एन्यूरिज्म होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ओके तो ये जो जैसे आप कह रहे हैं कि अगर किसी को धुंधला दिखने लगे जी। तो इंसान तो पहले वही आई आई स्पेशलिस्ट के पास स्पेशलिस्ट जाएगा। करेक्ट। तो कौन से ऐसे टेस्ट होते हैं जिनसे आप ये पता लगा पाते हैं देखिए, कि यार- एन्यूरिज्म मैंने कहा ना, एक ऐसी चीज़ है जो केवल और केवल एक स्पेसिफिक कई बार सिम्टम नहीं भी आता है। शुरुआत में अगर आई सिम्टम्स आए भी, धुंधला दिखाई दे रहा है, तो साथ में सर दर्द भी लोगों को आ जाता है। सो कई बार कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्टम्स के साथ हम पेशेंट जब हमारे पास आते हैं, जब हम इसका स्कैन करते हैं, स्कैन हमेशा दो तरह का हम करते हैं। एक होता है सिंपल एमआरआई ब्रेन, दूसरा होता है एनजीओ। एनजीओ का मतलब होता है ऐसे एमआरआई जिसमें हम ब्लड वेसल्स को देखते हैं दिमाग के अंदर। ये एमआर एनजीओ भी होता है, सिटी एनजीओ भी होता है। अब जब हमें दिख जाता है कि हाँ, यहाँ पे कुछ ग्रोथ दिख रही है, मतलब कुछ आउट पाउचिंग दिख रही है, गुब्बारा दिख रहा है, उसको हम और क्लियर देखने के लिए डीएसए करते हैं। डीएसए अगेन इज अ टाइप ऑफ एनजीओ। तो ये सारे टेस्ट से, चाहे एमआरआई हो चाहे एनजीओ हो, इससे हम बता पाते हैं एग्जैक्टली एन्यूरिज्म कहाँ बैठा हुआ है और उसकी साइज क्या है। जार बार मैं यही बोल रहा हूँ, साइज इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ज्यादा साइज का एन्यूरिज्म है, हमें ट्रीट करना है। कम साइज का एन्यूरिज्म है, उसको छोड़ भी सकते हैं, जिसको हम एसिम्प्टोमेटिक एन्यूरिज्म कहते हैं। तो ये ज्यादा छोड़ने साइज पे क्या वो ग्रो नहीं कर सकता? नहीं, वो ग्रो करते हैं, एकदम आप ठीक कह रहे हो, वो ग्रो करते हैं, बट यूजुअली हम उसको फॉलो करते हैं। हम स्कैन हम लोग दोबारा स्कैन करते हैं, 1 साल के बाद करते हैं, मतलब यूजुअली ईयरली स्कैन को हम फॉलो करते हैं। कई बार एन्यूरिज्म हम ऐसे भी देखते हैं कि छोटे साइज के एन्यूरिज्म है, वो लाइफ लॉन्ग छोटे ही रह जाते हैं। तो ऐसे में हम लोग कुछ साल तक स्कैन करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग लंबे टाइम तक नहीं भी करते हैं। लेकिन खासकर जो बड़े एन्यूरिज्म है, बड़े एन्यूरिज्म मतलब जिनका साइज मोर देन 7 मिलीमीटर होता है, ऐसे एन्यूरिज्म के हाई चांस होते हैं वहां पे रप्चर होने के, फटने के, और ऐसे ही एन्यूरिज्म ज्यादा खतरनाक होते हैं। तो अगर सलमान खान के कॉन्टेक्स्ट में जी। पूछें तो ये कितना खतरनाक है? देखिए- अगर व्यूअर्स ये जानना चाह रहे हैं तो देखिए, जैसा आपने बताया कि आज अगर इतने हमारे बॉलीवुड स्टार को ये एन्यूरिज्म की प्रॉब्लम हुई है, डेफिनेटली उनके जो मेन सिम्टम्स हैं एन्यूरिज्म के अगर होंगे, तो डेफिनेटली जो हम लोग कहते हैं हेडेक्स हैं, बाकी सिम्टम्स हैं, ये उनको डेफिनेटली हो सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जानना ये है कि अगर किसी को एन्यूरिज्म है भी, जैसे इतने बड़े स्टार को अगर एन्यूरिज्म है भी, तो सबसे इंपॉर्टेंट जानना है, अगर ये एन्यूरिज्म की ब्लीडिंग होने के या फटने के चांसेस तब बढ़ते हैं अगर वो ओवर एक्टिविटी करें या फिर ज़्यादा एक्सर्शन ले। किसी भी पेशेंट के, या किसी भी हम लोग जब भी बात करते हैं, किसी भी इंसान को अगर एन्यूरिज्म होता है, कोशिश यही की जाती है
कि उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहे, बीपी बहुत हाई ना हो, हम्म, बहुत ओवर एक्टिविटी ना करे, एक्सर्शनल एक्टिविटी ना करे, बिकॉज ओवर एक्सर्शनल एक्टिविटी से एन्यूरिज्म फटने के चांसेस होते हैं। और कुछ ऐसे लाइफस्टाइल फैक्टर्स भी हैं जी, इसमें एकदम होते हैं। हाँ। जैसे एन्यूरिज्म अगर हम बोलते हैं किन लोगों में ज़्यादा होने के चांसेस हैं, जो लोग धूम्रपान, स्मोकिंग, अल्कोहल का ज़्यादा सेवन होना, ये सारे के सारे कंडीशंस ऐसे होते हैं जहाँ पे एन्यूरिज्म बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो हमेशा कोशिश यही करनी चाहिए, किसी को भी एन्यूरिज्म डिटेक्ट हो, अपनी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी रखे, स्मोकिंग क्विट करे, अल्कोहल का लिमिटेशन करे, ब्लड प्रेशर पे कंट्रोल रखे, और कोशिश करे कि अपनी जो डेली लाइफस्टाइल है वो बेटर हो। लाइफस्टाइल मतलब अपनी अपनी हैबिट्स पे, अपनी स्लीप पे, अपनी फिजिकल एक्टिविटी पे, ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। ओवर एक्सर्शन नहीं करना है, बिकॉज ओवर एक्सर्शन करने से ये एन्यूरिज्म के रप्चर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो जैसे अगर किसी को पैरालिसिस है या तो वो ऑब्वियस दिख जाता है, जी। कुछ चेंजेस आ जी, जाते हैं बॉडी के में, अंदर। हाँ। जी, तो क्या एनेरिज्म में कुछ इस तरह का देखिए, होता है? एन्यूरिज्म ऐसी बीमारी है जहाँ पे फिजिकल चेंजेस तब तक नहीं दिखेंगे जब तक वो बड़ा रूप ना ले ले। ओके। बड़ा रूप मतलब जैसे मैंने बताया, अगर एन्यूरिज्म फटे तब वहाँ कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ओके। अगर हम किसी को देख के नहीं बता सकते कि इनको एन्यूरिज्म है, अच्छा। उनके सिम्टम्स जैसे मैंने शुरू में बताया, आंखों के सिम्टम्स, विजुअल सिम्टम्स, हेडेक्स, ये ऐसे मरीज जब हमारे पास आते हैं तो हम लोग जब उनका टेस्ट करते हैं तब हमें पता चलता है कि एन्यूरिज्म है कि नहीं है। हम केवल और केवल किसी को देख के फिजिकल चेंजेस के आधार पे नहीं कह सकते कि किसी को एन्यूरिज्म है भी कि नहीं है। अच्छा, एक चीज़ आपने मेंशन की थी कि ब्रेन के आगे के हिस्से में जी, है या पीछे पीछे के के हिस्से हिस्से में है, तो वो क्या डिफरेंस देखिए, आगे का हिस्सा जिसको हम एंटीरियर सर्कुलेशन कहते हैं, पीछे का हिस्सा जिसको हम पोस्टीरियर सर्कुलेशन कहते हैं। ब्रेन का 2/3 हिस्सा जो है वो एंटीरियर सर्कुलेशन होता है, 1/3 हिस्सा पोस्टीरियर सर्कुलेशन होता है। पोस्टीरियर सर्कुलेशन का जो एन्यूरिज्म होता है वो ज़्यादा खतरनाक होता है अच्छा। और वो फटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, आगे के हिस्से में कम होते हैं। किसी को भी पीछे का अगर एन्यूरिज्म है जिसको हम बेसिलर आर्टरी कहते हैं, ये ऐसे एन्यूरिज्म होते हैं जहाँ पे ज़्यादा हमें सावधानी रखनी पड़ती है और ऐसे में हमें ट्रीटमेंट पे ज़्यादा जोर डालना चाहिए। आगे के एन्यूरिज्म फटने के चांसेस कम होते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा स्टार्टिंग में कि ट्रीटमेंट इस पे डिपेंड करेगा कि एन्यूरिज्म का साइज क्या है, एन्यूरिज्म का शेप क्या है, एन्यूरिज्म आगे की तरफ है, पीछे की तरफ है, ओवरऑल हेल्थ ऑफ पेशेंट कैसी है, उनकी कंडीशन कैसी है, क्या कितने सिम्टम्स आ रहे हैं, ये सारी चीज़ों ध्यान पे रख के हम लोग बताते हैं कि इसको हम ट्रीट करना है कि नहीं ट्रीट करना है। ओके। 3 कंडीशंस उन्होंने बताई जी। हैं और जो ऐसा होता नहीं है कॉमन। एक बार उस चीज़ को एक्सप्लेन देखिए, करें। 3 कंडीशंस जो कॉमनली हम उनके जो जो हाल फिलहाल में उन्होंने एक कपिल शर्मा शो में बताया उन्होंने कि एन्यूरिज्म, एवीएम और ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया। एन्यूरिज्म जैसे हमने बात की, ब्रेन के अंदर जो गुच्छे बन जाते हैं उसको हम एन्यूरिज्म कहते हैं। पेशेंट को ऐसा पेन कि वो अपनी रूटीन एक्टिविटी नहीं कर पा रहा, ब्रश नहीं कर पा रहा, मुंह नहीं धो पा रहा है, शेव नहीं कर पा रहा है, खा नहीं पा रहा है, जैसे ही हम टच करते हैं, हवा में आते हैं, वो एकदम शार्प पेन होने लगता है। तो ये एक ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया का सिम्टम्स होते हैं। ओके। थर्ड इसको हम बोलते हैं एवीएम, आर्टरीओवेनस मालफॉर्मेशन। ओके। ये एवीएम का मतलब होता है, ये भी ब्रेन की बीमारी होती है जिसमें जो हमारी आर्टरीज और वेन्स दोनों एक तरह से मिलके एक गुच्छा बना लेती हैं, खून का गुच्छा। अच्छा। अब ये जब गुच्छा बन जाता है तो एक पार्ट ऑफ द ब्रेन में जहाँ पे वो एवीएम होता है वहाँ पे ब्लड सप्लाई कम जाती है। इस वजह से वहाँ पे ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से वहाँ पे रिस्क होता है पैरालिसिस या स्ट्रोक होने का। बिकॉज वहाँ पे आप समझ सकते हो, जब गुच्छा बन गया, ब्लड की सप्लाई नहीं जा रही है, वहाँ पे पैरालिसिस होने का रिस्क होता है। अब ये एवीएम जो है बहुत अनकॉमन है, बहुत कॉमन नहीं है। अगर मैं आंकड़ों की बात करूँ, हार्डली 1 से 2, मतलब 1 लाख में 1 से 2 लोगों को ये एवीएम होता है। 1 लाख 1 लाख में से 1 से 2 लोगों को एवीएम होता है। तो अपने में एक बहुत अनकॉमन सी बीमारी है। बट यस, ये तीनों ही बीमारी, चाहे ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया हो, चाहे वो एन्यूरिज्म हो, चाहे वो एवीएम हो, तीनों ही ब्रेन से रिलेटेड बीमारियां हैं। तीनों का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट एकदम अलग है। ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया का एकदम लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अलग है, एन्यूरिज्म का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अलग है, एवीएम का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट एकदम अलग है। तो क्या ये तीनों चीज़ें एक साथ अगर हुई हैं किसी को, जी। तो कैसे इसका ट्रीटमेंट होगा? देखिए, जैसे मैंने आपसे बताया कि ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया की अगर हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो कुछ दवाइयाँ होती है, मेडिसिन होती हैं, कुछ प्रोसीजर्स जिसको मैंने स्टार्टिंग में बताया कि हम बोटॉक्स इंजेक्शन देते हैं। उस नर्व को पिघलाने के लिए, जो हम ट्राइजेमिनल नर्व की बात करें, उसको पिघलाने के लिए हम आरएफए करते हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन। वो गला देती हैं उस नर्व को। अगर एक कॉमन वजह हम ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया की देखते हैं, वो ये देखते हैं कि आर्टरी कोई एक वेसल जो नर्व पे चढ़ जाती है, दबाने लगती है। अगर ऐसा कुछ स्कैन में हमें दिखता है तो हम लोग एमवीडी करते हैं, जिसको हम कहते हैं माइक्रोवेस्कुलर डिकम्प्रेशन। ओके। ये जो सारे लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हैं ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया में यूज़ करते हैं। अब एन्यूरिज्म की बात करें, बहुत कॉमनली जो हम लोग देखते हैं पेशेंट्स में, जिसको हम
एसिम्प्टोमेटिक एन्युरिज्म कहते हैं। एसिम्प्टोमेटिक एन्युरिज्म का मतलब है कि ठीक है, एन्युरिज्म हमें डिटेक्ट हुआ, सिर दर्द हो रहा है पेशेंट को, लेकिन इसका साइज छोटा है, हमें कुछ नहीं करना, हमें बस स्कैन बीच बीच में कराना होता है। अच्छा। अब ये स्कैन यूजुअली हम लोग कई बार ईयरली करते हैं, एक एक साल पे करते हैं, देखने के लिए कि वो साइज बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। यूजुअली 4 से 5 साल तक करते हैं। उसके बाद अगर अगर हमें लग जाता है कि हाँ स्कैन में साइज नहीं बढ़ रहा, हम लोग उसको 5 साल के गैप में भी करा सकते हैं। अगर एक एन्युरिज्म जिसका साइज बहुत ज़्यादा बड़ा है, जैसे मैंने बताया 7 मिलीमीटर से अगर ज़्यादा साइज है, वह हमेशा इसका खतरा होता है फटने का। उसमें भी हम देखते हैं कि साइज के साथ साथ उसका शेप कैसा है, मोटा है, छोटा है। एक अकेला एन्युरिज्म है कि उसके साथ चिपके हुए और एन्युरिज्म है, आगे की तरफ है, पीछे की तरफ है, वहाँ फिर हमें सर्जरी पे जाना पड़ता है। सर्जरी भी 2 तरह की होती है। एक होता है जो हम लोग स्कल को खोल के करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लिपिंग। हम वहाँ पे क्लिप लगा देते हैं, मतलब एक तरह का चिमटा लगा देते हैं हिंदी भाषा में, कि ताकि वो एन्युरिज्म हम काट दें, एक तरह से क्लिप लग गया। दूसरा होता है जो आजकल कॉमन जो टेक्नोलॉजी आजकल हम यूज़ करते हैं, जो हम लोग बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम आर्टरी के थ्रू एक तार डालते हैं, दिमाग में जाते हैं और उसको वहाँ पे एक तरह से बांध देते हैं, जिसको हम कॉइलिंग कहते हैं। अच्छा। तो ये 2 तरीके, क्लिपिंग और कॉइलिंग, ये हम लोग यूज़ करते हैं एन्युरिज्म को, अगर हमें इसको ट्रीट करना है, अगर उसका साइज बड़ा है। अब तीसरा जिसको हम एवीएम कहते हैं, आर्टरी वीनस मालफॉर्मेशन, जो मैंने कहा बहुत कम लोगों में देखा जाता है, जो आंकड़े कहते हैं। एवीएम को ट्रीट करने के लिए हमारे पास एम्बोलाइजेशन होता है, मतलब वो भी एक तरह के तरीका होता है, खून की नली के थ्रू जाते हैं, दवाई से उसको हम पिघला पाते हैं। तो तीनों का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, चाहे वो न्यूरैल्जिया हो, एन्युरिज्म हो, एवीएम हो, तीनों का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आज की डेट में मेडिकल साइंस में उपलब्ध है। लेकिन हाँ, किसको हमें ट्रीट करना है, किसको नहीं ट्रीट करना, सब चीज़ डिपेंड करता है कि पेशेंट के सिम्टम्स कितने ज़्यादा हैं, प्रायोरिटी बेसिस में कितने सिम्टम्स किसके ज़्यादा हैं, और अगर सिम्टम्स हैं तो उसकी वजह क्या है, उसका साइज क्या है। तो कई चीज़ों पर डिपेंड करता है कि हमें इसको ट्रीट करना भी है कि या छोड़ देना है, मतलब फॉलो करना है। जी। एक डिफरेंस क्या होगा अगर ट्यूमर है या एन्युरिज्म है? देखिए, तो उसमें क्या difference? ट्यूमर का जो अगर मैं सिम्टम्स के आधार पे बात करूं, अगेन ब्रेन ट्यूमर कई तरह के होते हैं। लोगों की एक धारणा है, गलत मिथ है कि जिसको भी ब्रेन ट्यूमर हो गया वो डर जाता है कि नहीं मेरे को ब्रेन ट्यूमर हो गया, जबकि मैं बताना चाहता हूँ 70 to 80% ट्यूमर जो ब्रेन ट्यूमर होते हैं वो बड़े बेनाइन ट्यूमर होते हैं। 15 से 20% ही मैलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं। बेनाइन ट्यूमर मतलब ये ऐसे ट्यूमर होते हैं जिनका कोर्स बहुत एग्रेसिव नहीं होता, उनको आसानी से हम ट्रीट कर पाते हैं। मेडिसिन से, सर्जरीज होती हैं, हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। अब ट्यूमर के भी सिम्टम्स बहुत हद तक सेम होते हैं जो एन्युरिज्म के सिम्टम्स होते हैं। सिर दर्द होना, दिखने में कई बार दिक्कत आना, डबल दिखने लगना, कई बार कहते हैं तेज सर दर्द हो रहा है, जिसको हम लोग डायग्नोस करते हैं, पता चला ट्यूमर है। कुछ लोगों को पैरालिसिस के साथ प्रेजेंट करते हैं, सडन हमने पैरालिसिस हो गई बिकॉज दिमाग के अंदर ट्यूमर था, उसका साइज अचानक से बढ़ गया, दिमाग के अंदर सूजन बढ़ गई, या उसी ट्यूमर के अंदर ब्लीडिंग हो गई, तो पैरालाइज भी पेशेंट हो जाते हैं। तो मोर और लेस एन्युरिज्म के सिम्टम, ब्रेन ट्यूमर के सिम्टम सेम होते हैं। कुछ सिम्टम्स जैसे हम लोग कहते हैं दौरे आना ट्यूमर में ज़्यादा कॉमन है कंपेयर टू एन्युरिज्म, लेकिन मोर लेस सिम्टम्स की बात करें, चाहे वो ट्यूमर हो चाहे एन्युरिज्म हो, सिम्टम्स सेम होते हैं। अच्छा, तो लेकिन अगर आप थोड़ा और स्पेसिफिक उसको बताएं तो ट्यूमर क्या है? देखिए, ब्रेन ट्यूमर बीमारी हम कहते हैं जो हमारी जो अंदर की कोशिकाएं, सेल्स जो होती हैं, वो बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल बिहेवियर करने लगें, एबनॉर्मल ग्रोथ लेने लगें, साइज में बढ़ जाएं, सेल्स अपने में बहुत डिवाइड कर रहे हैं, वो बड़ा रूप ले लें, तो हम उसको ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। सो जो सेल्स नॉर्मल ग्रो कर रहे हैं वो अगर एबनॉर्मल तरीके से ग्रो करें, वो ट्यूमर का फॉर्म ले लेते हैं। अब जैसे मैंने बताया, कई बार 80% केसेस में वो बेनाइन ट्यूमर होते हैं। बेनाइन ट्यूमर के बहुत कॉमन एग्जाम्पल है जिसको हम ग्लायोमा कहते हैं, क्रेनियोफेरेंजियोमा कहते हैं, ये मेनिंजियोमा कहते हैं, ये बहुत कॉमन टर्म्स हम लोग को सुनाई देते हैं। ये बेनाइन ट्यूमर्स होते हैं, वो बच्चों में भी होते हैं, एडल्ट्स में भी होते हैं, एल्डरलीज में भी होते हैं, मतलब ऑल एज ग्रुप में होते हैं। ठीक है। मैलिग्नेंट ट्यूमर ऐसे ट्यूमर्स हैं जो हम लोग देखते हैं, वहाँ इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज उसका जो ट्रीटमेंट है वो केवल सर्जरी नहीं होती, बल्कि रेडियोथेरेपी भी होती है, कीमोथेरेपी भी होती है, बहुत सी चीजें होती है। ब्रेन कैंसर वाला ये जो ब्रेन ट्यूमर जो मैलिग्नेंट वाले होते हैं, ये ज्यादा एग्रेसिव ट्यूमर है। हम उसको कैंसर भी नहीं बोलते हैं, हम उसको बोलते ब्रेन ट्यूमर है। मैलिग्नेंट ट्यूमर इसलिए बिकॉज इसकी जो दोबारा होने के चांसेस होते हैं, हम एक बार ऑपरेट कर लें, वो ज्यादा होते हैं, मतलब रिकरेंस के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ऐसे ट्यूमर्स जो रिकर होने के चांसेस ज्यादा हों, जिनमें हमें सिकाई देनी पड़े, रेडियोथेरेपी देनी पड़े, कीमोथेरेपी देनी पड़े, ये मैलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं, लेकिन ये परसेंटेज इनके कम होते हैं। ओके।
तो अगर ब्रेन कैंसर से इसको कंपेयर करें, ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन कैंसर, मतलब कभी कभी ये होता है ना, आम आदमी जब बोलता सोचता है है। तो उसको वो ब्रेन ट्यूमर को भी कैंसर बोल देखिए देगा या कुछ। देखिए ट्यूमर हाँ। यूजुअली हम जब भी ब्रेन की बात करते हैं हम हम्म, उसको ब्रेन ट्यूमर का नाम ज़्यादा देते हैं, कैंसर नहीं बोलते, हम्म, बिकॉज ब्रेन इज ए सॉलिड ऑर्गन। ओके सॉलिड ऑर्गन का कभी भी कैंसर होता है हम उसको ट्यूमर का नाम देते हैं। ओके। हम लोग बोलते हैं ब्रेन में खासकर ब्रेन ट्यूमर हो गया। हम्म, ब्लड का हम लोग ज़्यादा कोशिश करते हैं बोलने की ब्लड कैंसर है, हम ब्लड ओके ट्यूमर नहीं बोलते हैं। सो ओके। जब हमारा सॉलिड ऑर्गन होता है हम्म, वहाँ पे हम बोलते हैं ज़्यादातर ब्रेन ट्यूमर। अगर हम यही बोलें ब्लड का तो हम उसको बोलते हैं ब्लड कैंसर। कैंसर, जी ओके। अच्छा, माइग्रेन बहुत कॉमन हो गया जी है लोगों में, जी। तो माइग्रेन का क्या मतलब, क्यों इतना कॉमन हो रहा है आजकल? देखिए माइग्रेन अगेन एक बहुत कॉमनली एज ए न्यूरोलॉजिस्ट हम लोग अपने पेशेंट्स देखते हैं माइग्रेन के। अगर मैं आपको आंकड़ों की बात करूं तो समवेयर अराउंड, अगर मैं बात करूं माइग्रेन में क्या होता है, ज़्यादातर लोग सर दर्द से परेशान होते हैं। सिर दर्द इतना कॉमन सिम्टम हो गया आज की डेट में, लगभग लगभग 300 बीमारियां ऐसी होती हैं जो केवल और केवल सिर दर्द से पैदा होती हैं, मतलब उसके सिम्टम्स सिर दर्द होते हैं। हम जब भी ऐसे पेशेंट्स को अपने क्लिनिक्स में देखते हैं, ओपीडीज में देखते हैं सिर दर्द के साथ, ऐसा नहीं है हर सिर दर्द का मरीज को माइग्रेन है, यस, लेकिन एवरी 10th पर्सन, हर 10वां मरीज एक माइग्रेन का पेशेंट होता है जो सिर दर्द के साथ आता है हमारे पास। अब माइग्रेन बढ़ने के रीज़न बहुत होते हैं। कई बार कॉमनली हम लोग जो बताते हैं यस जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, मतलब जेनेटिक फैक्टर मतलब अगर किसी फैमिली हिस्ट्री किसी को माइग्रेन है तो उनको 50% चांसेस होते हैं माइग्रेन होने के। बट लाइफस्टाइल इक्वली इंपॉर्टेंट। लाइफस्टाइल मतलब बिकॉज आज की डेट में हमारी बहुत कॉमनली लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है, सिस्टम पे हम लोग हैं, हम लोगों का फिजिकल एक्टिविटी कम हो चुकी है, बहुत रूटीन ऐसे गड़बड़ है, पूरे पूरे दिन हम लोग लैपटॉप्स के आगे हैं, हमारी स्लीप गड़बड़ है, हम ठीक से सो नहीं रहे हैं, हमारी ईटिंग हैबिट्स खराब है। ये कई ऐसे लाइफस्टाइल फैक्टर्स होते हैं जो माइग्रेन के सिम्टम्स को बढ़ावा देते हैं। इसीलिए हमेशा पेशेंट्स जब माइग्रेन के होते हैं तो हम लोग हमेशा बताते हैं कि केवल और केवल दवाइयाँ ही नहीं, जो लाइफस्टाइल है वो ठीक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर लाइफस्टाइल ठीक नहीं करेंगे, हम लाख दवाई दे दें, माइग्रेन पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं हो रहा। इसी में मैं आपको कंटिन्यूशन में बताना चाहता हूँ, कई बार हेडेक्स के साथ लोगों को फेशियल पेन भी होता है। अब चेहरे में दर्द जो होता है, अगेन लोगों को लगता है कि नहीं सिर दर्द है, माइग्रेन है, तो लोग माइग्रेन के साथ बोलते हैं कि नहीं चेहरे में भी सिर दर्द हो रहा है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट जो हम लोगों को जानना चाहिए, जिसको हम ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया कहते हैं, जिसको हम एक तरह का न्यूरैल्जिया पेन होता है। ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया एक चेहरे का पेन है, फेशियल पेन है। ये ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया माइग्रेन का पेन नहीं होता, ये चेहरे का पेन होता है। अच्छा। एक तरफ पेन, चाहे वो राइट हो चाहे लेफ्ट हो, एक तरफ का पेन, शार्प पेन, एकदम एकदम बर्दाश्त होने वाला पेन, इसको हम ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया कहते हैं, चाहे वो लेफ्ट साइड हो चाहे राइट साइड हो। बहुत कॉमनली पेशेंट्स हमारे पास चेहरे के पेन के साथ आते हैं, देखते हैं हम लोग टूथ एक्सट्रैक्शन करा ले रहे हैं, एक दांत, दो दांत, फिर बोलते हैं डॉक्टर साहब तब भी दर्द ठीक नहीं हुआ, बिकॉज उनको पता ही नहीं है कि उनकी बीमारी जो ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया है वो टूथ से मतलब ही नहीं है। तो लोग डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं, टूथ एक्सट्रैक्ट करा रहे हैं, लोग इधर उधर भटक रहे हैं, लेकिन उनको ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया है। तो ये ऐसा पेन न्यूरैल्जिया पेन होता है जिसमें केवल और केवल चेहरे का पेन, शार्प पेन होता है, जिसको हम सुसाइडल पेन भी कहते हैं। अच्छा। अब ऐसे में पेशेंट्स को दवाइयाँ, कुछ इंजेक्शंस, बोटॉक्स इंजेक्शंस होते हैं, कुछ प्रोसीजर्स हम लोग करते हैं, आरएफए कहते हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन कहते हैं, माइक्रोवेस्कुलर डिकम्प्रेशन कहते हैं। ये ऐसे तरीके होते हैं जिससे हम लोग इस तरह की बीमारी को ट्रीट कर पाते हैं। ओके ओके। तो माइग्रेन भी तो एक साइड पे ज्यादा होता है? माइग्रेन में भी ऐसा होता है, जब राइट साइड या लेफ्ट साइड हेडेक्स हो, पूरे सर में दर्द हो। जरूरी नहीं है किसी को कि केवल राइट साइड हेडेक हो रहा है तो ही लेफ्ट साइड हेडेक होगा तो ही माइग्रेन हो सकता है। माइग्रेन सबसे इंपॉर्टेंट होता है किस कैरेक्टर ऑफ हेडेक, उसका हेडेक का नेचर कैसा है। कई चीज़ें ऐसी हैं जो डिसाइड हम कर पाते हैं कि पेशेंट को माइग्रेन है कि नहीं माइग्रेन है। तो ज़रूरी नहीं है माइग्रेन में कि केवल और केवल लोगों को राइट साइड या लेफ्ट साइड हेडेक हो तो माइग्रेन हो सकता है, बल्कि हम लोग कॉमनली जब पेशेंट्स को देखते हैं, नेक पेन जिसको लोग कहते हैं हम सर्वाइकल है, नेक पेन के साथ पेशेंट्स कई बार आते हैं, लेकिन लोगों को निकलता है वो माइग्रेन है। 30 से 40% जिनको नेक पेन होता है उनकी बीमारी असल में सर्वाइकल नहीं होती, असल में बीमारी माइग्रेन होती है। अच्छा। तो ये माइग्रेन के सिम्टम्स जरूरी नहीं है। जो ट्रेडिशनल हम बात करते थे ना, लोगों को मिथ है कि अगर एक साइड दर्द हो रहा है तो ही वो माइग्रेन हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। माइग्रेन कैन टेक एनी फॉर्म, कोई भी सिम्टम्स है माइग्रेन के साथ हो सकते हैं। अच्छा, हम लोग ऐसे दोस्तों के बीच बात करते हैं, जब कभी बहुत तेज दर्द होता है सर में, तो कहते हैं कि मन करता है एक मतलब कुछ करके देखे कि अंदर चल क्या रहा है, क्या हो रहा है, क्या नर्व्स ऊपर नीचे हो रही हैं या क्या हो रहा है, तो क्या होता है उस वक्त? देखिए माइग्रेन अगर मैं बात करूं, एक तरह का इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है ब्रेन के अंदर, एक स्पार्क्स हैं। अच्छा। ब्रेन के अंदर जब भी माइग्रेन होता है तो हमारी जो नर्व्स सर्किट्स होती हैं वो बड़ी हाइपर एक्टिव हो जाती है। ठीक है। अब उनके हाइपर एक्टिव होने की वजह से उन पे कंट्रोल चेक नहीं हो पाता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि ट्रैफिक क्यों हो गया, अब उन पे कंट्रोल नहीं कर पाए, वो बड़ा
एब्जॉर्ब हो जाता है, हाँ, बहुत इधर ट्रैफिक हो जाती है हाँ, इधर उधर। हाँ, सेम ब्रेन के साथ होता है। अच्छा, अगर उसका जो कंट्रोल चेक मैकेनिज्म है वो गड़बड़ हो जाए तो ब्रेन की जो हैवायर हो जाती है, सारी सारी वायर्स फायर करने लगती हैं। सेम वही माइग्रेन के साथ होता है। ओके, जब वायर्स फायर करने लगती हैं, जो हमारी खून की ग्रंथियां हैं, ब्लड वेसल्स हैं, वो मोटी हो जाती हैं, डायलेट कर जाती हैं और पेन शुरू हो जाता है। तो अब बड़ी क्लियर कट थ्योरीज हैं ब्रेन के अंदर कि माइग्रेन क्यों पैदा हो रहा है। जो हमारी, जैसे मैंने बताया, वायर्स हाइपर एक्टिव हो जाती हैं। तो हम लोग जो मेडिकेशंस यूजुअली देते हैं वो इस तरह से देते हैं ताकि वो हाइपर एक्टिव जो नर्व्स हैं वो कंट्रोल में हो जाए। अच्छा। और इनके मतलब क्या सिम्टम्स क्या हैं माइग्रेन के, एकदम शुरुआती सिम्टम्स क्या हैं, और क्या ये पूरी तरह से ट्रीट किया जा सकता है? देखिए, माइग्रेन के सिम्टम्स जैसे हमने स्टार्ट्स में बताया कि सिर दर्द इज वन ऑफ द कॉमन सिम्टम ऑफ माइग्रेन। अब वो हेडेक्स, फटने वाला दर्द, चाहे वो राइट हो लेफ्ट हो, पूरे सर में दर्द हो, उस दर्द में कुछ भी आदमी बर्दाश्त नहीं कर पाता। आप सामने वाला बात नहीं करे वो बर्दाश्त नहीं कर पाता, लाइट्स बर्दाश्त नहीं कर पाता। ओके, कुछ मरीजों को 20 से 30% लोगों को उल्टियाँ होना शुरू हो जाती हैं। उनको उनको कई तरीके से इरिटेशन, साउंड से, लाइट से, खुशबू से, इवन परफ्यूम से लोगों को इरिटेशन होती है। उस दौरान पे लगता है लोगों को बॉडी पेन्स होना शुरू हो गई हैं। वो लगता है कि एक तरफ जाके मैं लेट जाऊं, अंधेरे में लेट लूं। ये सारे सिम्टम्स माइग्रेन के होते हैं। अब माइग्रेन के हेडेक्स जरूरी नहीं है कि किसी खास टाइम पे हों। चाहे वो सुबह भी हो सकते हैं, शाम को हो सकते हैं, किसी भी रूटीन पे हो सकते हैं। बट ऐसे हेडेक्स खासकर जब आपके आपके दिनचर्या को अफेक्ट कर रहे हो, जब आपको लगता हो कि नहीं, मैं इतने तेज हेडेक हो रहे हैं कि हम अपना रूटीन नहीं काम कर पा रहे हैं, अपने ऑफिस में वर्क नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज़रूरी है डॉक्टर से मिलना, न्यूरोलॉजिस्ट से मिलना। बिकॉज ऐसे सर दर्द जो है वो माइग्रेन का रूप हो सकते हैं। ओके, ट्रीटेबल हैं ये, मतलब पूरी तरह से क्या ख़त्म हो सकता है देखिए, माइग्रेन के साथ? माइग्रेन ऐसी बीमारी होती है जो एक एज तक बहुत कॉमन होती है। ओके। यूजुअली हम लोग कहते हैं एडोलेसेंट फेज, खासकर हम्म, 20-40s में, इसमें बहुत कॉमन होती है। ऐसे पेशेंट्स को हम लोग दवाइयाँ देते हैं। आज के डेट में मेडिकल साइंस इतना डेवलप हो गई है कि माइग्रेन, जो हम लोग शुरुआत में बोलते थे कि लोग पेन किलर्स खा रहे हैं, ओवर द काउंटर कुछ पेन किलर ले लिया, हम लोग बहुत मना करते हैं ऐसे पेशेंट्स को लेने के लिए। बिकॉज जितना पेन किलर खाओगे माइग्रेन कभी ठीक नहीं होगा, क्योंकि माइग्रेन की दवाइयाँ हैं, अच्छा, वो सेट दवाइयाँ ही माइग्रेन को ठीक करेंगी। आज की डेट में मेडिकेशंस हैं, कुछ एडवांसमेंट्स हैं, बोटॉक्स हैं, कॉमनली आपने सुना होगा इंजेक्शन बोटॉक्स, जो लोग डर्मेटोलॉजिस्ट यूज करते हैं हाँ चेहरे हाँ, के लिए। मतलब हम हमने लोग, हमने हमेशा स्किन के ही यस, रेफरेंस में सुना हम है लोग ये। न्यूरोलॉजिस्ट बोटॉक्स हाँ, यूज करते हैं अच्छा, माइग्रेन के लिए। ओ, यस, माइग्रेन में हम लोग बोटॉक्स देते हैं। कुछ नर्व ब्लॉक्स होती हैं, हम लोग स्पेसिफिक नर्व्स में वो दवाई देते हैं। कुछ न्यूरोस्टिमुलेशन डिवाइसेस होती है, वो हम लोग बैंड की तरह लोगों को कहते हैं पहन के रखो, उससे काफ़ी हेडेक कंट्रोल हो जाते हैं। ओके, तो ये जितने भी न्यूरो एडवांसमेंट्स हैं माइग्रेन के, वो लोगों को इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि लोगों के लिए एक गलत धारणा है कि ये माइग्रेन ठीक नहीं हो सकता, हमें केवल पेन किलर पे रहना है। ये गलत है। जितना पेन किलर पे रहोगे कभी भी माइग्रेन ठीक नहीं हो सकता, वो माइग्रेन हमेशा बढ़ेगा। ओके, जी। ओके। अच्छा, क्या फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल से भी इसका कुछ कनेक्शन Yes. होता है? क्योंकि आई हैव अ वेरी क्लोज फ्रेंड जिसके साथ ये प्रॉब्लम मतलब होती है। बहुत रेगुलर ये चीज़ होती फीमेल्स है। में बहुत कॉमनली हम लोग देखते हैं, क्योंकि उनका एक ट्रिगर होता है कि माइग्रेन के ट्रिगर सिम्टम्स बढ़ जाते हैं मेंसेस के टाइम पे। ओके, कुछ लोगों को, कुछ फीमेल्स को केवल और केवल मेंसेस के टाइम पे ही होता है, जिसको हम लोग मेंस्ट्रुअल रिलेटेड माइग्रेन कहते हैं, MRM। ओके, कुछ लोगों को फीमेल्स में मेंसेस में बढ़ जाता है लेकिन बाकी टाइम भी हेडेक्स होता है। ये दो कैटेगरी के पेशेंट्स होते हैं। अच्छा, जिनको केवल और केवल मेंसेस में बढ़ता है, जिसको मेंस्ट्रुअल रिलेटेड माइग्रेन कहते हैं, उनमें हम लोग कुछ दवाइयाँ देते हैं ड्यूरिंग द मेंसेस ओनली। आपको उस टाइम पे खाना है, बाकी टाइम पे आप छोड़ सकते हो। ओके, कुछ लोगों को जिनको थ्रू आउट द मंथ हेडेक्स होते हैं, मेंसेस पे बढ़ रहे हैं, उनको जो है सिर दर्द की जो दवाइयाँ हैं माइग्रेन की, वो आपको डेली लेनी पड़ती है माइग्रेन के हिसाब से, जो हमारे हेडेक से फ्रिक्वेंसी के हिसाब से हम जो देते हैं। बेसिकली लोग कहते हैं ना कि अगर आपका राइट ब्रेन ज्यादा स्ट्रांग है तो Correct. आपके ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, Correct. तो ये सब सच हैं क्या देखिए, इस तरह की? पर्सनैलिटी ट्रेट्स कभी भी इस पे डिपेंड, ये कि मिथ है लोगों को कि Okay. पर्सनैलिटी ट्रेट्स डिपेंड करती है कि राइट ब्रेन है लेफ्ट ब्रेन है। आपको बड़े आश्चर्य होगा, हमारा जो ब्रेन इतना कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है, लेकिन वो डिपेंडेंट नहीं है राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन पे। हमारा ब्रेन काम करता है एज अ होल, कंप्लीट तरीके से काम करता है। चाहे हम जगे हैं, चाहे हम सो रहे हैं, वो राइट और लेफ्ट ब्रेन का अलग अलग हिस्सा नहीं है, मिल के ही काम करता है। यस, पर्सनैलिटीज जो होती हैं, जैसे हम लोग राइट ब्रेनी की बात करें, जैसे हम लोग लोगों से सुनते हैं राइट ब्रेनी है, राइट ब्रेन के डेफिनेटली कुछ अपने 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 जो जो उनके पार्ट्स ऑफ द ब्रेन है वो कंट्रोल करते हैं, जैसे हमारे इमोशंस को, अच्छा, हमारे फीलिंग्स को, हमारे हमारे सामने जो कुछ कहते हैं कि इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, थॉट्स हैं, वो हमारे राइट पार्ट ऑफ द ब्रेन ज़्यादा कंट्रोल करता है। ओके, और इसके विपरीत जो हमारा लेफ्ट ब्रेन है वो हमारे मेमोरी, कैलकुलेशंस, जो हमारे कहते हैं कि डेली रूटीन में जो हम लोग कितने फास्ट हैं, जजमेंट्स, हमारे डिसीजन मेकिंग, ये सारा लेफ्ट ब्रेन होता है। ओके, ठीक है,
सो एक तरह से हम कह सकते हैं जो हमारी तरह तरह के जो थॉट्स हैं, हमारे फैंसी आइडियाज हैं, हम ये कर ले, हम वो कर ले, ये हमारे राइट ब्रेन करता है। यस, जो हमारे मैथमेटिक्स कैलकुलेशंस हैं, हमारे जजमेंट्स हैं, वो हमारा लेफ्ट ब्रेन ज़्यादा देखता है। लेकिन जैसे मैंने बताया, राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन कंप्लीट तरीके से काम करता है, आपस में कोऑर्डिनेशन से काम करता है। ऐसा नहीं है कि केवल किसी का राइट ब्रेन ही काम कर रहा है, लेफ्ट ब्रेन काम नहीं कर रहा। ये गलत धारणा है लोगों में। हाँ, मतलब मेरा वही ये था कि अगर हम क्रिएटिव फील्ड में हैं तो क्या मेरा राइट ब्रेन नहीं, ऐसा कहीं नहीं है, साइज बड़ा है या हाउ डज इट ये लोगों का होता है कि एक तरफ का ब्रेन का साइज बड़ा है, एक तरफ का ब्रेन का साइज छोटा है। ब्रेन का साइज हमारा उतना ही रहता है। हम फुल यूज ऑफ ब्रेन करते हैं, चाहे वो हम लोग जगे हैं, चाहे हम सो रहे हैं, और हमारा राइट एंड लेफ्ट ब्रेन उतना ही एक्टिव है। तो ये आपस में कोऑर्डिनेशन की तरह काम कर रहा है। इसमें ये नहीं कि राइट ब्रेन हमारा साइज बड़ा हो गया, लेफ्ट ब्रेन साइज बड़ा हो गया। जी, ओके। आँख फड़कना, जी, इसका भी नर्वस सिस्टम से ताल्लुक है। ये आँख फड़कना है, जिसको हम ट्विचिंग कहते हैं, आईलिड ट्विचिंग कहते हैं। अलग अलग नाम होता है, एक कॉम्प्लेक्स नाम हम लोग उसको आईलिड मायोकीमिया कहते हैं। ओके। सो ये आईलिड ट्विचिंग भी एक तरह का न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है। जैसे केवल आईलिड ट्विचिंग नहीं, बल्कि फेशियल ट्विचिंग भी हो सकती है, हाथों पैरों में भी ट्विचिंग हो सकती है। लेकिन हाँ, लोगों का आँख फड़कना ज़्यादा पता होता है। लोग कहते हैं हाँ, आँख फड़क रही है। सो डेफिनेटली पूरा सुपरस्टिशन तक चले जाता है। यस, कि आँख फड़क रही है, बाई आँख फड़क रही है, मतलब कुछ गलत होने वाला है। सो कभी भी ये जो आईलिड ट्विचिंग होती है, फेशियल ट्विचिंग होती है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम ही है। यूजुअली जो हमारी नर्व्स हैं, जो मसल्स को सप्लाई करती हैं, वो हाइपर एक्टिव हो जाती है, जिसकी वजह से जो हमारी मसल्स है, आईलिड भी एक्चुअली आईलिड क्या है, हमारी मसल्स हैं, आईलिड मसल्स होती हैं, वो ज़्यादा एक तरह से स्टिमुलेट हो रही है, एक्टिव हो रही है। ऐसे में कुछ दवाइयाँ होती हैं जो हम लोग स्टार्ट करते हैं पेशेंट्स को आईलिड ट्विचिंग के लिए, आईलिड मायोकीमिया के लिए। कभी कभी ये ज़रूर देखा जाता है पेशेंट्स के साथ, हम लोग कॉमनली देखते हैं जब कोई स्ट्रेस में होता है, या कि कोई इस तरह से एंजाइटी एपिसोड्स हो जाते हैं, उन केसेस में ट्विचिंग हमेशा बढ़ जाती है। जब कोई स्लीप में हो, रिलैक्स हो, वहाँ ट्विचिंग कम हो जाएगी। तो ये ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में ट्विचिंग हमेशा घटती बढ़ती रहती है। बट यस, इससे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम कुछ दवाइयों से, कुछ दिन की दवाइयों से ठीक भी हो जाती है। जो रात में अचानक से नस जैसे लगता है कि हाँ, वो पेन ऐसा होता है कि लगता है गए अब तो। सो इसको हम लोग बीमारी को रेस्टलेस लेग सिंड्रोम कहते हैं, आरएलएस कहते हैं, या कई बार हम लोग सिंपल इसको मसल स्पाज्म्स भी कहते हैं, जो रात में होती हैं। ये दो अलग अलग तरह की बीमारियां होती हैं। ये ऐसी बीमारियां होती हैं, अगेन, जो हमारी मसल्स होती हैं वो हाइपर एक्टिव मोड में चली जाती हैं। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम को हम सिंपली फॉर्म में आरएलएस कहते हैं। प्राइमरी आरएलएस, सेकेंडरी आरएलएस, ये अलग चीज़ होती है, एक मसल स्पाज्म्स होता है। बट ये दोनों ही बीमारियां नर्व्स की बीमारियां हैं, मसल्स की बीमारियां हैं। इसमें कुछ हमारी मेडिकेशंस होती हैं, कुछ हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, कई बार हम उस पर ध्यान दें तो ये चीज़ें कंट्रोल हो जाती हैं। ये यंग एज में ज़्यादा कॉमन हम लोग देखते हैं, बट यस, कई बार हम लोग एल्डरलीज में भी देखते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है, जब भी इस तरह के सिम्टम्स हों, आप डॉक्टर से मिलें, कुछ सिंपल टेस्ट होंगे, नर्व्स के टेस्ट होंगे, ब्लड टेस्ट होंगे, और इनकी दवाइयाँ जो आसानी से आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसका रीज़न क्या होता है? अगर किसी को बहुत फ्रीक्वेंटली हो रहा है तो क्या रीज़न, मतलब कुछ लोग कभी बोल देते हैं कि डिहाइड्रेशन से भी होता है, या ऐसा है कुछ? देखिए, जैसे मैंने बताया, प्राइमरी सेकेंडरी आरएलएस, प्राइमरी का तो मतलब कोई रीज़न नहीं होता, सेकेंडरी के वजह अलग अलग होते हैं। कुछ लोगों को आयरन की डेफिशिएंसी से होने लगता है, कुछ लोगों को डेफिनेटली डिहाइड्रेशन से होता है, कुछ लोगों को मेटाबॉलिक मतलब ओवर एक्सर्शन से भी हो सकता है, कुछ लोगों को किडनी डिजीज पेशेंट्स हैं उनमें हो सकता है। तो इसके बहुत लंबे चौड़े वजह होती हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स पैरों में होती हैं। कई बार डायबिटिक पेशेंट्स पे कॉमन होता है, शुगर के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें इस तरह की प्रॉब्लम ज़्यादा कॉमन होती हैं। ऐसे में ज़रूरी है डॉक्टर से इसलिए सलाह करना कि आपकी ये प्रॉब्लम क्यों बनी या क्यों ये सिम्टम्स शुरू हो गए, सो दैट अर्ली फेज में जब आप इसका ट्रीटमेंट कर पाते हो तो काफ़ी हद तक ये कंट्रोल और हम ट्रीट कर पाते हैं। हाँ, मतलब न्यूरोलॉजिस्ट के बारे में सोचते हैं तो यही आता है कि पैरालिसिस के लिए कोई मतलब इस तरह के ट्रीटमेंट के लिए जा रहा है, कोई क्रिटिकल ट्रीटमेंट के लिए ही जा रहा है। हेडेक्स के लिए हमें तो यूजुअली आप लोग को लगता है न्यूरोलॉजी की जरूरत नहीं है, जाके डिस्प्रिन ले लिया। तो यही एक लोगों की मिथ सबसे ज्यादा है कि अगर हमारे पास सिर दर्द है तो आपने कुछ ओवर द काउंटर दवाई ले लें। लेकिन होता क्या है, जितना आप ओवर द काउंटर दवाई लोगे, सिर दर्द तो ठीक होंगे नहीं, और बल्कि ये प्रॉब्लम आगे बढ़ेगी। तो आज के डेट में जैसे मेमोरी की प्रॉब्लम से बहुत कॉमनली होती है, लोग भूलने लगे हैं, याददाश्त में गड़बड़ी होने लगी है। एक सरप्राइजिंग फैक्ट बताता हूँ, कॉमनली हम लोगों को जो हमारी साइंस कहती है, जो हमारे स्टडीज कहती हैं कि सिर दर्द के पेशेंट्स जो अपने सिर दर्द को कंट्रोल में नहीं रखते हैं, आगे जाके उनको मेमोरी की प्रॉब्लम होने का खतरा बढ़ जाते हैं। अच्छा, यस, ये दोनों चीज़ें आपस में कनेक्टेड होती हैं। अच्छा, टेंशन लेने से सिर दर्द होता है? यस, एकदम होता है। इसको हम लोग नाम भी कहते हैं टेंशन टाइप हेडेक। ठीक है, जैसे नाम से ही आता है कि टेंशन से टेंशन टाइप हेडेक। लेकिन
टेंशन केवल और केवल टेंशन टाइप हेडेक ही नहीं पैदा करता, कई बार माइग्रेन भी ऐसा बीमारी है जो हम लोग बात की इतनी ज़्यादा, उसमें भी स्ट्रेस से कई बार हेडेक्स बढ़ जाते हैं। ओके जी। और कई बार होता है कि बहुत देर तक नीचे झुक करके कुछ आप काम कर रहे हो तो फिर कुछ ऐसे वॉमिटिंग सी भी फील होती है कि वॉमिट करने का मन कर रहा है या फिर हेडेक भी होने लगता है, वो क्या होता है? देखिए, कई बार जब हम लोग अपने पोस्चर पे ध्यान नहीं देते हैं, बिकॉज हमारा जो पोस्चर है, जब भी हम झुक रहे हैं तो हमारा स्पाइन इन्वॉल्व हो रहा है, मसल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। कई बार हमारे इम्प्रॉपर पोस्चर से जो हमारी मसल्स हैं उसमें स्पाज्म होने लगता है, तनाव में आने लगती है। अब ऐसे पेशेंट्स जहाँ पे ये दिक्कत हम लोग ध्यान न दें और बार बार करते रहें, तो ये स्पाज्म का जो पेन होता है वो नियर परमानेंट हो जाता है और वो सिर तक पकड़ लेता है। ऐसे पेशेंट्स में खासकर ये सिम्टम्स आते हैं कि जैसे ही आप झुकोगे चक्कर आने लगेंगे तेज, सिर दर्द होने लगेगा, बिकॉज वो एक अचानक से एक दिन नहीं बना, वो कई बार दिनों से ये प्रॉब्लम चल रही है और वो इस तरह से बन गई कि जो हमारा पेन का रिदम है वो चेंज होने लगा डे बाय डे। इसीलिए जैसे ही लोग झुकते हैं ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। कि हाथ पर अगर आप सो गए तो वो सुन हो गया, ये झंझनाहट सी होने लगती है, लगता है खत्म है, कहाँ है? वो क्या होता है? देखिए, ये भी एक नर्व की प्रॉब्लम होती है जिसको हम कार्पल टनल सिंड्रोम कहते हैं। कॉमनली हम लोग फीमेल्स में अगेन देखते हैं, बहुत कॉमन। अच्छा, फीमेल्स में ज्यादा कॉमन होती है क्योंकि उनकी जो सॉफ्ट टिश्यू होती है वो यूजुअली कई बार फीमेल्स में, जैसे उनकी लाइफ साइकिल की बात करें तो प्रेगनेंसी है, थायराइड अगेन फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन होता है। ऐसे में जो हमारी टिश्यूज होती हैं जहाँ पे नर्व्स नीचे जा रही हैं वो थिक हो जाती हैं, मोटी हो जाती हैं, जिसकी वजह से नर्व कंप्रेशन ज़्यादा होता है। तो ये कार्पल टनल प्रॉब्लम अगेन इसकी वजह से लोगों के हाथ सुन होने लगते हैं, झंझनाहट होने लगती है, रात में सो रहे होता है कि पैर सुन हो गए और फिर रखने का मन नहीं करता है जमीन पे, अजीब सी करंट लगता है। ये सारी की सारी जो नर्व्स की प्रॉब्लम है, चाहे वो कार्पल टनल हो, पैरों में होती है, इसको हम टार्सल टनल कहते हैं, ये अलग अलग नाम होते हैं। बट क्या ये इतनी मतलब ये तो बहुत कॉमन चीज है, तो इसको डॉक्टर को दिखाने की तो देखिए इसलिए दिखाना चाहिए बिकॉज ओकेजनल किसी को ये प्रॉब्लम हो तो चल सकता है। अगर फ्रिक्वेंटली ये प्रॉब्लम हो रही है तो जरूर मिलना चाहिए। बिकॉज अगर फ्रिक्वेंटली हो रही है, आप इग्नोर कर रहे हो, तो ये आप मान के चलो कि अगर इसको सही टाइम पे इसको डायग्नोज नहीं करें, ट्रीटमेंट नहीं करें, तो वो प्रेशर नर्व पे बढ़ता रहेगा और समय के साथ जो है वो इस हद तक पहुंच जाएगा कि हम जब आगे की तरफ देखें तो नर्व्स कई बार डैमेज भी हो जाती हैं। तो इसीलिए टाइमली डायग्नोज करना बहुत जरूरी होता है। ओके जी। ये जो भूलने की आदत है, क्या ये जेंडर स्पेसिफिक कुछ होती है कि लड़के ज़्यादा भूलते हैं लड़कियों के मुकाबले? देखिए, ऐसा है कि जो भूलने की प्रॉब्लम है जिसको हम फॉरगेटफुलनेस कहते हैं, कई टाइप्स के होते हैं। जब भी आप गूगल पे डालो कि हाँ हम भूल रहे हैं या भूलने की दिक्कत है, वो एक गूगल हमेशा सामने ले आके डिमेंशिया। तो हर भूलने की बीमारी डिमेंशिया नहीं होती है। भूलने की बीमारी के कई सिम्टम्स कई मैच करते हैं एक दूसरे बीमारी से। वो वाली कौन सी होती है कि आप कुछ लेने के लिए जा रहे हैं और 5 चीजों की लिस्ट आपने बनाई, 3 ही याद रख तो वो डिमेंशिया होती है। वो डिमेंशिया होती है। लेकिन यस, डिमेंशिया में जैसे मैंने बताया, हर बार किसी को भूलने की स्टेज सीधे डिमेंशिया हम नहीं कहते हैं। डिमेंशिया के अपने स्टेजेस होते हैं। कई बार अर्ली स्टेज में हम उसको माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट कहते हैं, MCI कहते हैं। फिर अर्ली डिमेंशिया होती है, फिर उसके बाद मॉडरेट है, सीवियर है। ये अलग अलग स्टेजेस ऑफ डिमेंशिया। कॉमनली हमारे अपने कंट्री में आंकड़े कहते हैं अल्जाइमर्स डिमेंशिया कॉमन हम लोग देखते हैं। सो ये डिमेंशिया की प्रॉब्लम खासकर आज के डेट में हम लोग कहते हैं कि फॉरगेटफुलनेस, भूलने की बीमारी कॉमनली यूथ में ज़्यादा दिख रही है, यंगस्टर्स में दिख रही है। अब उसके अलग वजह हैं, उनको डिमेंशिया नहीं हुआ लेकिन उसकी वजह अलग है। कई बार हमने देखे हैं, जो अपने क्लिनिक्स में हम देखते हैं कि कई बार एक ही पेशेंट या एक ही आदमी इतना बिजी हो गया आज की डेट में, चाहे वो सुबह उठ रहा है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, वो सीधे भाग रहा है अपने ऑफिस में, सिस्टम पे थ्रू आउट डे काम कर रहा है, रात की स्लीप प्रॉपर नहीं हो रही है, तो अल्टीमेटली दिमाग को वो रेस्ट मिल ही नहीं पा रहा है जो वो डिजर्व करता है या जो उसका ब्रेन डिजर्व करता है। कई बार ऐसे केसेस में जब हमारा ब्रेन रेस्ट में नहीं जाएगा तो हमारे जो कहते हैं ना कि गंदगी दिमाग की वो साफ नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से जो हमारे अपने नर्व्स होते हैं ब्रेन के, वो हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, जिसके सिम्टम्स कॉमनली हमें भूलने फॉर्म में दिखते हैं। तो ऐसे में मैं हमेशा एडवाइस यही करता हूँ कि किसी को भी, यंगस्टर्स को अगर भूलने की दिक्कत हो तो ये देखना जरूरी है कि उनकी लाइफस्टाइल कैसी है, उनकी स्लीप हाइजीन कैसी है, उनका रूटीन कैसा है। ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा जिनको भी भूलने की प्रॉब्लम हो। यस, अगर ये सीवियरिटी ज़्यादा है, जो हम लोगों को पता चल जाती है, हमारे कुछ टेस्ट होते हैं, हम लोग असेसमेंट कर पाते हैं, कुछ हमारे बैटरी ऑफ टेस्ट होते हैं जिससे हमें पता चल जाता है मेमोरी की प्रॉब्लम कितनी है। वहाँ पे हमें फर्दर कुछ ब्लड टेस्ट, ब्रेन का स्कैन्स, फंक्शनल स्कैन्स, वो सब करने होते हैं। यूजुअली हमें कई बार यंगस्टर्स में खासकर नहीं करने पड़ते। अच्छा, लेकिन जेंडर स्पेसिफिक नहीं। ओके, हेल्दी माइंड के लिए कितनी स्लीप ज़रूरी होती है? देखिए, ड्यूरेशन ऑफ स्लीप सब पे डिपेंड करता है, यूजुअली एज के ऊपर भी। कई बार हम लोग बच्चों के जब हम बोलते हैं तो बच्चों में डेफिनेटली
8 से 9 घंटे की नींद सबसे इंपॉर्टेंट होती है। ये अगर हम बात करें यंगस्टर्स की, मिडिल एज में, तो वहाँ पे हमारा 7-8 आवर्स चलते हैं, 7 घंटे भी चल जाते हैं। बट यहाँ हम बात करें कि थोड़ा सा एडोलेसेंट फेज या 40s या एडोलेसेंस के भी ऊपर हम जाते हैं, 40s-50s में बात करें, कॉमनली येस 7-8 आवर्स स्लीप जरूर होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट ये है कि केवल और केवल ड्यूरेशन ऑफ स्लीप नहीं, बल्कि क्वालिटी ऑफ स्लीप। क्वालिटी ऑफ स्लीप इसलिए कि हमें सही टाइम पे सोना और सही टाइम पे उठना, क्योंकि बहुत कॉमनली हम लोग देखते हैं, खासकर ऐसे लोग जो उनके नाइट शिफ्ट्स होती हैं, वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम तो 3 बजे 4 बजे सो रहे हैं रात में और सुबह हम लोग 7 घंटे की नींद ले रहे हैं, 10 बजे 11 बजे उठते हैं। वो गलत है, बिकॉज ऐसे में हमारी जो अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक है वहाँ हम उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। हमारी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, वो जो हमारे हार्मोन्स हैं, मेलाटोनिन हार्मोन दिमाग के स्लीप जो पैदा करते हैं, वो एक टाइम पे रिलीज हो रहे हैं, एक टाइम पे नहीं रिलीज हो रहे हैं। तो वो हमारा रात का फेज है। वो हमारा फेज इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज उसी टाइम पे वो नेचुरल हार्मोन मेलाटोनिन रिलीज होता है। तो इसीलिए नाइट स्लीप 11 से सुबह, कहते नहीं जो पुराने जो हमारे पूर्वज कहते थे रात की नींद, वो इसलिए कही जाती है 11 से सुबह 6 बजे की, बिकॉज उस दौरान ही हमें प्रॉपर स्लीप चाहिए। डे की स्लीप वो फुलफिल नहीं कर पाएगी, वो पूरा नहीं कर पाएगी जो एक नाइट की स्लीप प्रॉपर कर पाती है। बॉडी में सेंसेशंस होती हैं जैसे सनसनाहट, तरतराहट, झरझराहट, सब आपने बता दिया उस सब के बारे में। आई थिंक दैट वाज इट। थैंक यू सो मच। थैंक यू।